हेलो, नमस्कार साथियों। पुनः मैं मैथ्स बेसिक एजुकेशन आप पर लेके आ गया हूँ। मैथ्स के कुछ की पॉइंट्स, कुछ फार्मूले, कुछ प्रमेय, आइए उन्हीं को डिस्कस करते हैं। दूसरा वीडियो है, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, उसमें मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमारे उसको कमेंट करें और फर्स्ट पार्ट लिख देंगे तो उसका मैं आपको जो है लिंक भेज दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, पाई रेडियन में 180 अंश होते हैं। मतलब अगर आपको कभी कोण जो है रेडियन में दिया हो, इसकी वैल्यू सदैव 180 डिग्री होती है। अगर ये कभी आप भूल गए हो तो आप एक अर्ध वृत्त ले लेना और इसमें ये एंगल कितना बनता है, 180। तो कोण बराबर, सूत्र आपने पढ़ा होगा, एक कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये फार्मूला पढ़ा होगा, इसी से इसका प्रूफ है। तो कोण अगर ये ले लिया, कोण बराबर चाप, यानी किसके द्वारा बना, ये चाप क्या है, परिधि। परिधि कितनी है, 2 पाई आर, उसका आधा हो गया पाई आर अपान त्रिज्या आर, आर कट गया तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये था इसका प्रूफ। चलिए सेकंड देखते हैं, यानी पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समान हो तो इसकी त्रिज्या सदैव 3 मात्रक होती है। बहुत आसान है। एक गोले का पृष्ठीय, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू संख्यात्मक मान इसके आयतन के, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप यहां से देखें 4 पाई और ये 4 पाई कट जाएगा, यहां से आप, ये 4 पाई आर स्क्वायर है, सॉरी गलती हो गई। अब आप देखिए यहां से 2r काट दीजिए, यहां से r काट दीजिए, तो ये 1 इक्वल टू r/3, तो r इक्वल टू 3। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समान दिया हो आंकिक दृष्टि से, तो उसकी त्रिज्या उस समय 3 मात्रक होती है। बिल्कुल याद रखना है, कई पेपरों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगला पॉइंट्स पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। मतलब अगर एक कोण है 120 तो इसमें कितना जोड़ें, अल्फा जोड़ें तो ये 180 अंश हो जाएगा, अर्थात अल्फा बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, ऐसे कोणों को हम लोग संपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इनको सदैव के लिए याद रखें, 120 का संपूरक 60 है और 60 का संपूरक 120 है। ठीक इसी प्रकार से यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कोटिपूरक कहते हैं। तो कोटिपूरक में भी वही हाल है, अगर एक मान लो 20 डिग्री है तो दूसरा कितना इसमें जोड़ा जाए, 70। इसका मतलब 20 का कोटिपूरक 70 है और 70 का कोटिपूरक 20 है। यानी दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग कोटिपूरक कोण कहते हैं। पूछ सकता है 45 का कोटिपूरक क्या होगा, 45 का 45 होगा, 60 का 30 होगा। मतलब दोनों का योग 90 ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार पूछा जा चुका है। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपको एक बिंदु ले लीजिए, इससे जितनी चाहे उतनी रेखाएं खींच लीजिए, उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन दो बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है, एक ही। तो कभी कभी आता है दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल एक, और एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये सभी को पता है, खैर क्लास 6 की ही है, कक्षा 5 में भी है, ABC। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग यानी ABC, इनका 180। और दूसरी चीज याद रखिएगा, ये इनके होते बहिष्कोण, और बहिष्कोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है। चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो षष्ठभुज हो, चाहे वो अष्टभुज हो, यानी किसी भी बहुभुज का के बहिष्कोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है। ये भी आपको याद रखना है। शायद अगला पॉइंट मैंने वही लिखा है, ये देखिए, किसी भी
बहुभुज के बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अगर आपको प्रूफ करना हो तो आप 1 मिनट के अंदर प्रूफ भी कर सकते हो। मान लीजिए ये आपका कोई है 60 है, यहाँ पर मान लीजिए 40 है, तो ये आपका 80 हो गया। देखिए बहुत आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो। ये एक सीधी रेखा है तो इसका ये बहिष्कोण इन दोनों के योग के बराबर यानी 140 होगा। अगला अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये 100 के बराबर होगा। कैसे? या आप ऐसे कर सकते हो, सीधी रेखा से देख लिया करिए। 60 है तो ये 120 होगा। इसका मतलब 100 और 140 240 और 20 जोड़ दोगे 360। ऐसे ही कोई भी, चाहे वो चतुर्भुज ही क्यों हो, इनके सभी आप कोणों को बढ़ा लीजिएगा और उसके बाद त्रिभुज की सहायता से इसको देख सकते हैं। किसी भी बहुभुज के समस्त, मतलब जितने भी हैं, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, ऐसे आप बना सकते हैं इनको। इनके जितने भी ये बहिष्कोण आप बनाओगे, इन सबका योगफल अगर आप देखेंगे तो इनका योगफल ये सब जो है 360 डिग्री ही होता है, ना कम और ना ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ और आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कि समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, तो समबहुभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। मान लो इस समषष्ठभुज है, बन नहीं पाया सही, ये और ये सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए इनके बहिष्कोण भी सभी बराबर होंगे। इसका मतलब बहिष्कोण का मान 360/n। n का मतलब पंचभुज है तो 5 से भाग कर दीजिए, 6 है तो 6 से कर दीजिए, 8 है तो 8, 3 है तो 3 से कर दीजिए, अगर वो समबहुभुज है तो। अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है की पॉइंट्स 29, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल। किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल याद रखना है 2n-4 समकोण। 2n-4 समकोण की जगह आप 90 लिख सकते हैं, यानी 2n-4 समकोण। ये किसी भी, मान लो ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में n बराबर आप 3 रख दीजिए, तो क्या होगा 2 × 3 - 4 × 90। इसका मतलब 2 तिहाई 6, 6 में से आप 4 निकालेंगे, 2 बचेगा, 2 × 9 180। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंत होता है। अगर आप चतुर्भुज की बात करें तो n बराबर यहाँ 4 रख देंगे, तो हो जाएगा 2 × 4 - 4 × 90। 2 चौके 8 और 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, 9 चौक 36 360। यह भी मालूम होगा किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। जो जो आप भुजाएं बढ़ाते जाएंगे त्यों त्यों अंतःकोणों का योगफल बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेके आते हैं। और अभी ये 9 एग्जाम पॉइंट है, इसके आगे भी अभी इसमें और हम जोड़ेंगे 10 से 11 एग्जाम पॉइंट्स। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट, किसी त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग तीसरे कोण के बहिष्कोण के बराबर होता है। इसका मतलब है किसी भी त्रिभुज में अगर आप ABC कोई भुजा बढ़ाते हैं तो उसको ये बहिष्कोण बोलते हैं, और ये बहिष्कोण इसको छोड़ दीजिए, इसके शेष 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मान लो D है तो ACD ये बहिष्कोण है, सदैव अंतःकोण कौन बचे? A और प्लस B के बराबर होगा। इसको बिल्कुल रट लेना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं समान हो जाएं, ABC, मान लो ये दोनों समान, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ABC, ये और ये समान है तो ये इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर होंगे, यानी किसी भी। और ये सेम कंडीशन है, अगर 2 कोण सम्मुख बराबर है तो उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी, मतलब उसका विपरीत भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, त्रिभुज के बनने की शर्त, यानी भुजाएं दी होती हैं, पूछता है इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो पहली बात, त्रिभुज का प्रकार तो बताना अलग बात है, सबसे पहली बात कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए है
किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से बड़ा होता है। सपोज करिए आपके पास ये कोई त्रिभुज दिया है, भुजाओं के बारे में अभी नहीं मालूम बन पाएगा कि नहीं, क्यों, मान लिया एक आपके पास 12 है, एक 3 है, एक 2 है, तो आप एक 12 अगर खींचेंगे 3 से और 2 से कभी नहीं मिलेंगे। इसका क्या मतलब है, किन्हीं भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसका मतलब 3 और 2 जोड़ देते, ये 12, ये तीसरी भुजा मान लें तो सदैव बड़ा है, नहीं बड़ा है, इसका मतलब ये त्रिभुज कभी बन ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, सिंपल था, अगर हम मान लें ए बी सी, इसकी भुजा मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप ए बी जोड़ लो, ये सी से बड़ा होना चाहिए, या ए प्लस सी जोड़ लो, बी से बड़ा होना चाहिए, या फिर बी प्लस सी जोड़ लो, वो ए से बड़ा होना चाहिए। मतलब किसी भी त्रिभुज में अगर ये कंडीशन फुलफिल है तभी त्रिभुज बनेगा, वरना त्रिभुज नहीं बनेगा, ये बिल्कुल याद रखना है। इसके अगला जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई अगर आप ये ले लीजिए, इसके मध्य बिंदु ये हो गए, इनको मिला दीजिए, ए बी सी पी क्यू आर, तो कह रहा है बना क्षेत्रफल, यानी ये जो बना है ये, इसका एरिया सदैव बड़े क्षेत्रफल का 1/4 होता है। मतलब इस पूरे का मतलब पी क्यू आर का एरिया त्रिभुज ए बी सी बाई 4, इसका मतलब बड़े वाला यानी जो त्रिभुज होगा उसका चौथाई होगा जो अंदर आपका बन रहा है। दूसरी बात, ये जो अंदर त्रिभुज बनता भी है आपका, ये हमारा समबाहु त्रिभुज बनता है, ये भी याद रखना है। आ सकता है किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला त्रिभुज कैसा होगा, वो होगा समबाहु त्रिभुज। ये भी आप नोट कर लीजिए, हो सकता अगले पॉइंट में मैं मिस कर जाऊं। अगले जो पॉइंट हैं 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको सीखना है। क्या, जिस त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं, इन सेंटर। इसका क्या मतलब है, किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, मान लीजिए ये आपका है, कोण का आधा करते चले जाइए, जहां पर ये मिलते हैं उनसे फिर आप ए बी सी, यही वो जो है इन सेंटर कहलाएगा, इन सेंटर, यानी इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। और ये अंतः केंद्र का मतलब क्या है कि अगर हम इस पर कोई बिंदु ले लें, ये P, यानी इससे इस पर लंब डाल के ये निकालें और ये, इसका मतलब यहाँ से आप कह सकते थे OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR। मतलब ये कि अगर इन पर ये लंब डाल करके निकाला जाए तो इसके बीच जो खींचा जाएगा ये बोलेंगे अंतः वृत्त, और इसकी त्रिज्या ये होगी, ये और ये तीनों समान होंगी। यानी जब हम किसी भी त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक करते हैं तो जिस बिंदु पर वो मिलता है वो अंतः केंद्र। पूछा जाता है कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक जहां मिलता है उसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। इन तीनों में खूब कंफ्यूजन होता है, मैं तीनों को इसलिए एक साथ लिखा हूं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब केंद्र समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र मतलब चारों ओर जिसके ऐसे बनाना हो, ये चीज। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई त्रिभुज है उसका लंब ऐसे खींच लीजिए, भुजाओं का लंबा तक, तो जहां पर ये मिलेगा उससे इनकी दूरी मतलब परिवृत्त बनेगा ये। इसका मतलब यहाँ पर अगर आपको देखते तो ये हमारा OA OB और OC, यानी OA बराबर OB बराबर OC होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। यानी अगर किसी आप जो है त्रिभुज के बाहर एक अगर आपको वृत्त बनाना है तो उसके लिए आपको उसकी भुजाओं का लंब समद्विभाजक करना है। मतलब उनका लंब समद्विभाजक खींचेंगे और जिस बिंदु पर वो मिल जाएगा उसको हम लोग कह देंगे परिकेंद्र। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा है
आपका गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या होता है, सभी को पता है, फिजिक्स में खूब पूछा जाता है कि पीसा के झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती। यही कारण है, गुरुत्व केंद्र का मतलब किसी भी वस्तु का वो बिंदु जहां पर उसका समस्त भार कार्य करता है। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती है पता होनी चाहिए, ए बी सी। इस पर 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। पहली जो माध्यिका खींचते हैं वो लंब नहीं होती, जहां से इस पर डालेंगे इसका बी और सी का समद्विभाजक पे मिलाने पर ये यहाँ ये, इसका मतलब ये जो बिंदु होता है इसी को कहते हैं केंद्रक या सेंट्रॉयड। सबसे बड़ी लेकिन विशेषता इसकी याद रखना है, हमने अभी नहीं उसमें बता पाया हूँ कि ये जो ए बी सी, ये जो सेंट्रॉयड है ये 2:1 मतलब जहां से आप जिस ओर से, तो कभी कभी आता है कि जब हम किसी भी त्रिभुज की माध्यिका खींचते हैं तो जिस बिंदु पर मिलते हैं सेंट्रॉयड यानी केंद्रक से, उसका क्या अनुपात होता है, शीर्ष से 2:1, इसका मतलब 2 हिस्से ऊपर और 1 हिस्सा नीचे रहता है। तो आज इतने ही, जिससे ये वीडियो बड़ा ना हो। तीसरी एक और वीडियो बनेगी जिसमें हम कुछ और एग्जाम पॉइंट्स लेकर के आएंगे। संभवतः ये एग्जाम पॉइंट्स आपके समझ आ रहे होंगे। अगर एक बार इन्हें समझ लेते हैं तो आप गणित को ब्रीफली आप समझ लीजिए कि समझ गए हैं, और इन तथ्यों को बिना याद किए हुए आप गणित का श्री गणेश नहीं कर सकते। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।